हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं विजय कुमार, विजय ग्लोबल स्टडीज से। और आज आपके लिए हाजिर हूं लेकर के डेली करंट अफेयर की क्लास, डेली करंट अफेयर क्रॉनिकल, जिसमें कि इसमें जो भी न्यूज शामिल किए गए हैं वो सारे न्यूज पीआईबी से, पीटीआई से और द हिंदू से, बिजनेस स्टैंडर्ड से, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी न्यूज, अल जजीरा और मिरर.uk और इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब से लिया गया है। और इसमें जो हम डेली न्यूज कवर करते हैं वो बिजनेस न्यूज कवर करते हैं, फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं और इकोनॉमी से संबंधित न्यूज कवर करते हैं, कंपनी से संबंधित न्यूज कवर करते हैं और पॉलिटिक्स से संबंधित न्यूज कवर करते हैं, इंडिया न्यूज कवर करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कवर करते हैं, इंडियन इकोनॉमी न्यूज कवर करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और स्पोर्ट्स न्यूज और मेनी मोर टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए ये करंट अफेयर की क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए समय ना लेते हुए ये क्लास हम आगे शुरू करते हैं। और ये देखिए, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण खबरों पे। पहले महत्वपूर्ण खबर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद जो है महत्वपूर्ण खबरों को चर्चा करने के बाद हम जो है फिर उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और बीच में आपके तमाम जो उस टॉपिक से संबंधित, उस स्टेट से संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित 360 डिग्री जो भी जरूरी चीजें होंगी, जो इंफॉर्मेशन होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपसे डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज दिन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उस पे हम चर्चा करेंगे और दिन की प्रमुख घटनाओं में आज के दिन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, पहला है आरबीआई ने आर्थिक अनिश्चितताओं, जोखिमों के बीच तटस्थ नीति बनाए रखते हुए रेपो दर जो है 5.25% पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई ने आर्थिक अनियमितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच में तटस्थ नीति को रखते हुए रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा। पहला न्यूज है। और दूसरा है आपका, लोकसभा ने केंद्र सरकार के व्यय को समेकित निधि निकासी को अधिकृत करने वाले विनियोग विधेयक को पारित किया। तीसरा समाचार है, वित्त मंत्रालय ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क को सक्षम बनाने वाला विधेयक भी पेश किया। अगला है, आईसीएआर ने पशुधन रोग से सुरक्षा के लिए भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन का विकास किया। आईसीएआर ने पशुधन रोग से सुरक्षा के लिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन को विकसित किया है। दिग्गज अभिनेता प्रदीप सिंह रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए क्लैप थर्ड काउंटर ड्रोन अभ्यास का समाधान किया। इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। जीवीएमसी और मॉस्को ने स्मार्ट मोबिलिटी और सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जीवीएमसी और मॉस्को ने स्मार्ट मोबिलिटी और सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने विशेष बैंकिंग लाभों के साथ वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बचत मैक्स खाता लॉन्च किया है। बचत मैक्स खाता एक खाते का वेरिएंट है, एचडीएफसी के द्वारा दिया गया है। ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए है। आपसे पूछा जा सकता है बचत मैक्स खाते किस बैंक के द्वारा लागू किए गए, तो आपको बताना है एचडीएफसी बैंक के द्वारा लागू किए गए। किसके लिए लागू किए गए? तो ये जो है आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए लागू किए गए। अगला है,
आरबीआई ने नई ऑन टैप प्रणाली के माध्यम से शहरी सहकारी बैंक लाइसेंसिंग विंडो फिर से खोली। बीईएल और ईएसआरआई इंडिया ने जीआईएस और जीओएआई रक्षा समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की। चलते हैं एक एक पे फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे और संबंधित जो भी चीजें हैं, मतलब कि आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी चीजें संबंधित हैं सब पे डिस्कस किया जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आप बस धैर्य बना के पेन पेपर लेकर के सुनने की आदत डालिए और समझने की आदत डालिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी, कोई भी चीज अछूती नहीं रहेगी जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा। रेपो रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट से हर साल 101% क्वेश्चन आते हैं और रेपो रेट आप जानते रहिए। रेपो रेट इस साल का कितना है? 5.25% है, जो कि अपरिवर्तित रहा। आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट एट 5.25%। आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने सर्वसम्मति से अपनी तटस्थ मौद्रिक नीति रुख को बनाए रखते हुए नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है और इससे यह निर्णय वैश्विक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच आरबीआई के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये आरबीआई की जो पॉलिसी है, ये मतलब आरबीआई की सक्षमता को, आरबीआई के इफिशियंसी को प्रदर्शित करता है कि तमाम बाधाओं के बीच में, तमाम जो भू राजनीतिक तनाव है, वैश्विक स्तर पर जो युद्ध की स्थिति बनी है आप देख रहे हैं, और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, जो यूएस और ईरान के बीच के जो संबंध है उसके नाते ना, इसके बीच भी, और मुद्रास्फीति की जो जोखिम थी उसके बीच में भी इन्होंने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का जो फैसला किया है वो बेशक स्वागत योग्य है। ठीक है। आरबीआई ने डेटा पर निर्भर मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक विकास को समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आरबीआई जिसके लिए रिस्पांसिबल है कि जो वैल्यू है, वैल्यू वो कांस्टेंट रहे, उसके लिए इसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अब इस पे चर्चा करेंगे। आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित क्यों रखा? आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित क्यों रखा? आरबीआई ने नीतिगत दरों को निम्नलिखित कारणों से बनाए रखा जिससे डिस्टर्ब, वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आप देख ही रहे हैं कि जितने भी वैश्विक स्तर पर अभी माहौल चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का हो, रूस का हो, यूएस और ईरान का हो, हाँ, और आप देख रहे हैं उसका इजराइल का हो, है ना, तो वैश्विक स्तर पर तमाम चीजें ऐसी बनी हुई हैं अनिश्चितता की। उसमें यह करना जरूरी था, रेपो रेट अपना स्थिर रखना जरूरी था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हुआ, जिसको कि आप जानते हैं, और इसके अलावा मुद्रास्फीति का दबाव, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति का जो दबाव था उसको भी इन्होंने बखूबी एडजस्ट किया है। घरेलू आर्थिक विकास को बनाए रखने की भी आवश्यकता है और एक सतर्क डेटा संचालित मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण भी होना जरूरी है, जो कि आरबीआई कर रहा है। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, हम डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट है क्या। व्हाट इज द रेपो रेट, है ना। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। अब इसका महत्व क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक मौद्रिक नीति उपकरण है क्या? रेपो दर। दूसरी चीज क्या है? मुद्रास्फीति और तरलता को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला है ऋण देने और जमा ब्याज दरों को प्रभावित करता है। रेपो रेट उधार लेने की लागत, निवेश और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। अब मौद्रिक नीति समिति
पे चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति समिति ही रेपो रेट को जारी करती है। मौद्रिक नीति समिति भारत की नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करती है। भारत की नीतिगत दरों को कौन निर्धारित करता है? मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति जो है एमपीसी भारत की नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करती है, या कह सकते हैं कि रेपो रेट को एमपीसी ही निर्धारित करती है ना। चलिए अब आते हैं इसकी संरचना क्या है। जो एमपीसी है, एमपीसी में कितने लोग होते हैं? तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर एमपीसी को बनाते हैं। इसमें 3 आरबीआई से होते हैं, 2 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं और वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक है, एमपीसी के जो सदस्य होते हैं वो 6 होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अब आता है कानूनी आधार क्या है। कानूनी आधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 जेडबी जो एमपीसी का गठन किया गया है वो उसका एक फाइनेंशियल लीगल बैकअप है। और वो लीगल बैकअप क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 जेडबी और दूसरा है वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से स्थापित किया गया है। मौद्रिक नीति उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति उपकरण है क्या? तो मौद्रिक नीति उपकरण आरबीआई तरलता और मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है। क्या क्या उपकरण है उनको हम देखेंगे। उपकरण में कौन से साधन हैं और उनका क्या उद्देश्य है। तो पहला है रेपो दर। रेपो दर जो है आरबीआई बैंकों को जो कर्ज दिया है उस पे तय होता है। रिवर्स रेपो अस्थायी जमा सुविधा को अवशोषित किया है और ये आरबीआई ने लिक्विडेट किया। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, सीआरआर या नगद आरक्षित अनुपात क्या है? बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए जो नगदी भंडार होते हैं वो सीआरआर होते हैं। ठीक है, अगला है वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर, बैंकों द्वारा अनुरक्षित तरल परिसंपत्तियां। बैंक जो है बैंकों की जो तरल परिसंपत्तियां हैं वो जो है एसएलआर के अंतर्गत आती है। सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा जो है ये बैंकों द्वारा आपातकालीन उधार लिया जाता है तो उसको जो है सीमांत अस्थायी सुविधा बोलते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ही चूंकि रेपो रेट दर्ज करता है तो अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई इसके बारे में जानेंगे। तो यह है स्थापित हुआ 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद राष्ट्रीयकृत कब हुआ? 1 जनवरी 1949 का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? तो मुंबई में है। और इसके वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का जो ढांचा है उस पे चर्चा करेंगे। भारत एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का पालन करता है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक जो इसका सहिष्णुता बैंड है ये 2% से 6% है। वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से यह पेश किया गया। अस्थायी जमा सुविधा के बारे में चर्चा करेंगे। अस्थायी जमा सुविधा है क्या? तो अस्थायी जमा सुविधा 2022 में पेश किया गया। आरबीआई को संपार्श्विक प्रदान किए बिना तरलता को अवशोषित करने की अनुमति देता है। सीमांत अस्थायी सुविधा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को तरलता की कमी के दौरान आरबीआई से रातों रात उधार लेने में सक्षम बनाता है। मतलब रातों रात मींस एनी टाइम, कभी भी। ठीक है,
नगद आरक्षित अनुपात CRR जमा का प्रतिशत जिसे बैंकों को RBI के पास नगदी के रूप में बनाए रखना चाहिए। अच्छा, अब परीक्षा के जो फोकस बिंदु हैं, इसके इतनी सारी चीजें जो डिटेल्स में आपके साथ डिलीवर की गई, उसमें अब चर्चा करेंगे कि वो उसका एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट अभी कितना है? 5.25% है ना। अब नीति का जो रुख है वो कौन सा है? तटस्थ रुख है, ना इधर ना उधर, ठीक है। निर्णय लेने वाली संस्था कौन है? MPC, मौद्रिक नीति समिति। इसके RBI के गवर्नर कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा। अभी सारी गलती से राज्यपाल निकल गया था, तो ये RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। MPC का जो कानूनी अधिकार है, RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत है। मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है वो क्या है? 4% है। कितना है? 4%। इसमें जो प्लस माइनस हो सकता है वो 2%, ठीक है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय मुंबई में है। अभी डिस्कस हुआ आपके बीच में। चलते हैं अगले समाचार पे। लोकसभा ने भारत की संचित निधि से धन निकासी के लिए विनियोग विधेयक पारित किया। लोकसभा ने भारत के संचित निधि से धन निकासी के लिए विनियोग विधेयक पारित किया। एप्रोप्रिएशन बिल इसको बोलते हैं। लोकसभा ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जो केंद्र सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में निर्दिष्ट राशि की निकासी को अधिकृत करता है। जो भारत की संचित निधि है उसको अगर केंद्र सरकार के खर्च पूरा नहीं हो रहा है तो उसको निकालने के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। निकाल सकते हैं, निकाल करके केंद्र सरकार के खर्चे को पूरा कर सकते हैं। अब अगला है, यह विधेयक सरकार को लोकसभा में अनुदान मांगों पर मतदान के बाद स्वीकृत व्यय के लिए संचित निधि से कानूनी रूप से धन निकालने का अधिकार देता है। इसके पहले एक बाउंडेशन थी, सरकार जो है संचित निधि से जो है धन नहीं निकाल सकती थी, लेकिन जो विनियोग विधेयक 2026 पारित हुआ है, अब वो संचित निधि से पैसा निकाल सकेगी, ठीक है। धन विधेयक के रूप में अब इसे राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए पेश करने से पहले राज्यसभा की सिफारिश की आवश्यकता होती है। विनियोग विधेयक है क्या, इस पे चर्चा करेंगे। विनियोग विधेयक लोकसभा द्वारा अनुदान मांगों को पारित किए जाने के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। यह सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है। विनियोग विधेयक क्या है? लोकसभा द्वारा अनुदान मांगों को पारित किए जाने के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है और यह सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकासी के लिए अधिकृत करता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है विनियोग विधेयक का, उस पर चर्चा करेंगे। सरकारी धन को खर्च करने के लिए कानूनी अधिकार देता है, ठीक है। केंद्रीय बजट को लागू करने के लिए आवश्यक है, केंद्रीय बजट को लागू करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे। संसदीय अनुमोदन के बिना संचित निधि का कोई भी पैसा निकाला नहीं जा सकता है। अब भारत की संचित निधि क्या है? भारत की संचित निधि संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण सरकारी निधि है और इसका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 266(1) में है। अब इसके जो संचित निधि होता है इसका स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड? तो पहला है कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सरकार द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं और ऋण वसूली किया जाता है। अब इस पे इसका व्यय कहां पे होता है? वेतन और पेंशन पे, रक्षा व्यय में, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए होता है और केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी संचित निधि का इस्तेमाल होता है। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान है, देखिए अनुच्छेद 112
वार्षिक वित्तीय विवरण, ये पूछा जा सकता, एक एक चीज जो आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं परीक्षा में। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए जिम्मेदार है, अनुच्छेद 113 अनुदान की मांग के लिए जिम्मेदार है, और अनुच्छेद 114 जो है वो विनियोग विधेयक से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 क्या है? तो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है, और अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता से संबंधित है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता से संबंधित है। सरकारी धन के कितने प्रकार हैं? तो उसमें देखेंगे, पहला है निधि संवैधानिक प्रावधान और उसके उद्देश्य। ठीक है, भारत की जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 से संबंधित है। कहां से संबंधित है? 266 से संबंधित है। और इसमें क्या क्या आते हैं? सभी सरकारी राजस्व और व्यय। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 एक से संबंधित है, और इसमें सभी सरकारी राजस्व और व्यय आते हैं। भारत की जो आकस्मिकता निधि है, आकस्मिकता, भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 से संबंधित है, और ये आपातकालीन व्यय से संबंधित है। इमरजेंसी, भारत का सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 266(2) से संबंधित है, जो कि ट्रस्ट में रखा गया सार्वजनिक धन से संबंधित है, जैसे भविष्य निधि और छोटी बचत। ठीक है, अब धन विधेयक पे चर्चा करेंगे कि विनियोग विधेयक कौन सा विधेयक है? तो विनियोग विधेयक जो है वो धन विधेयक है। विनियोग विधेयक कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम बताएंगे। अनुच्छेद 110 के तहत ये धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, और किसी विधानसभा में या और कहीं पे नहीं पेश किया जाएगा, और ये केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया गया। ठीक है, राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, और इसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अच्छा, इससे संबंधित आगे चीजें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट, तो केंद्रीय बजट में जो है आप देखेंगे, केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत, केंद्रीय बजट जो है अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। अच्छा, किससे मिलकर के बनता है? ये केंद्रीय बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से, अनुदान की मांग से, वित्त विधेयक से, विनियोग विधेयक से। वित्त विधेयक बनाम विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक जो है बजट के कराधान प्रस्तावों को लागू करता है, और विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकासी को अधिकृत करता है। परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे धीरे धीरे, कि परीक्षा के लिए विधेयक, विनियोग विधेयक जो है ये 226 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की संचित निधि से धन की निकासी का उद्देश्य है। क्या है? भारत की संचित निधि से धन की निकासी का उद्देश्य है। और संबंधित संवैधानिक लेख जो है अनुच्छेद 114 में संबंधित है। संचित निधि अनुच्छेद 266(1) से संबंधित है। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 से संबंधित है। केंद्रीय बजट जो है अनुच्छेद 112 से संबंधित है, और अनुदान की मांग अनुच्छेद 113 से संबंधित है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे।
वित्त मंत्रालय ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को सक्षम करने के लिए विधेयक पेश किया। ठीक है, और इस विधेयक के बारे में हम लोग देखेंगे। वित्त मंत्रालय ने निर्दिष्ट यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक 2026 पेश किया। ठीक है, ये विधेयक तुरंत एमडीआर लागू नहीं करता है, लेकिन सरकार और नियामकों को भविष्य में इस तरह के शुल्कों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। मतलब अभी डायरेक्ट नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन एक पावर मिल गई सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि भविष्य में इस तरह के शुल्क को लागू किया जा सकेगा। इस कदम के उद्देश्य जो है क्या है, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जो भी मतलब एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, उसको जो है एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक मजबूती चाहिए। तो वो मजबूती के लिए वित्त मंत्रालय ने यूपीआई और डिजिटल भुगतान पेमेंट पर एमडीआर को सक्षम बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित एमडीआर यदि पेश किया जाता है तो केवल बड़े व्यापारियों और उच्च मूल्य लेन देन वालों पर लागू हो सकता है, जिससे व्यक्ति से व्यक्ति का भुगतान जो है मुक्त होगा। मतलब कि जो कॉमन पीपुल हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे, कॉमन पीपुल को कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है। देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक चीजें आपको एकदम से बताई जाएंगी और कहीं भी ये नहीं होगा कि हाँ कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया। बस आप सुनते जाइए, नोट करते जाइए, बाकी सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी वो टीम कर रही है इसके पीछे, एक एक चीज जो कलेक्ट करके लाती है ना, और जो तमाम न्यूज़पेपर से उसको संकलित करती है, वो सारी चीजें ये आपको एकदम रेडीमेड मिल रही हैं। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर वह शुल्क है जो किसी व्यापारी द्वारा डिजिटल भुगतान लेन देन को संसाधित करने के लिए बैंक या सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाता है। ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट किसी व्यापारी द्वारा जब डिजिटल भुगतान होगा तो वो बैंक को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को वो जो भुगतान करता है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। ठीक है, इसका क्या क्या विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे। ये एमडीआर जो है वो व्यापारी द्वारा भुगतान किया जाएगा, ग्राहक के द्वारा नहीं किया जाएगा। भुगतान प्रसंस्करण निपटान प्रणाली धोखाधड़ी की रोकथाम और बुनियादी ढांचे की लागत को कवर करेगा। आमतौर पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन देन पर शुल्क लिया जाता है। जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन देन के लिए एमडीआर शून्य है। अभी एमडीआर जो है शून्य है। अच्छा, अब ये संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? सरकार ये संशोधन पर विचार कर रही है। क्यों? यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और अभी हमने कल की क्लास में बताया था कि जो 99.92% मार्केट पे यूपीआई का कब्जा हो गया है। 99.92% मार्केट पर यूपीआई का कब्जा हुआ है और रूरल मार्केट में मतलब इट मीन्स लगभग सभी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जरूरी क्यों था। यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तेजी से वृद्धि हुई है, मतलब यूपीआई का लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा है। बैंक और फिनटेक कंपनियों को बढ़ती प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की लागत का सामना करना पड़ता है, तो वो लागत को निकालने के लिए एमडीआर के लिए विधेयक पारित किया गया है। भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए एक अस्थायी राजस्व मॉडल रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसके लिए जो है यह संशोधन लाया गया है। संशोधन वित्तीय विधेयक को प्रभावित किए बिना जहां आवश्यक हो एमडीआर की सुविधा प्रदान करता है। अब बात करेंगे व्हाट इज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या है?
यूपीआई क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित भारत की वो रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है। मतलब आपने अभी किया, अभी जो है वो क्रेडिट हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगता है। और ये इसका खासियत क्या है कि 24 आवर फंड ट्रांसफर होता है और विद इन नो टाइम, एट द वंस, रियल टाइम। ये बैंकों में इंटर ऑपरेबल है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक यूपीआई का लेन देन मतलब आप कर सकते हो, एक्सेप्ट भी होता है और व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान का भी समर्थन करता है। इट मींस आप पर्सनल यूपीआई कर सकते हैं, आप कमर्शियल यूपीआई कर सकते हैं, बस आपके पास यूपीआई एड्रेस हो और आपके अकाउंट में पैसा हो। देखिए कैसे होता है, मोबाइल नंबर से होता है, क्यूआर कोड से होता है, या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो वीपीए होता है ना, वो उसका उपयोग करके होता है। जुलाई 2026 में यूपीआई ने लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपए के 23.6 बिलियन लेन देन संसाधित किए। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान प्रणालियों में से एक बन गया। क्या? यूपीआई, डिजिटल भुगतान प्रणाली, है ना। अच्छा, अब देखेंगे, ये आप जानिए यूपीआई ने लगभग कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, 29.9 लाख करोड़ रुपए का और 23.6 बिलियन ट्रांजैक्शन, है ना। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप इसको समझ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। एनपीसीआई है क्या, है ना। एनपीसीआई की स्थापना जो है वो 2008 में हुई। कब हुई? 2008 में। और ये किस प्रकार का पेमेंट कराता है? ये खुदरा भुगतान के लिए एक छाता संगठन है और ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और भारतीय बैंक संघ के द्वारा डेवलप किया गया है, आईबीए और आरबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है एनपीसीआई का? तो एनपीसीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप। कौन है? दिलीप। अच्छा, एनपीसीआई के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट हैं, यूपीआई है, रुपे कार्ड है, भीम ऐप है, आईएमपीएस है और फास्टैग है ना। ये सारी चीजें उसके प्रोडक्ट है। और एक आता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये भी एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया पेमेंट कार्ड सिस्टम है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत है। और ये क्या है? 2007 का भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और ये किसके द्वारा रेगुलरी होता है, रेगुलेटरी है ये? इसका जो रेगुलेटरी है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है? एनपीसीआई की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। और इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करना और भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को ऑथोराइज करना, भुगतान, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा, सिक्योरिटी और दक्षता मतलब इफिशियंसी, ये इसको सुनिश्चित करना है। अब भीम ऐप पे चलेंगे। भीम ऐप क्या है? भीम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको लॉन्च किया गया 30 दिसंबर 2016 को। और किसने डेवलप किया? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित है और ये रुपे कार्ड को भी सपोर्ट करता है। भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है, एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। और भीम कार्ड को कब लॉन्च किया गया? तो भीम कार्ड 2012 में लॉन्च किया गया। अब देखेंगे इतने सारे पे, मतलब कि यूपीआई पेमेंट से संबंधित जो विधेयक पारित किया गया, उससे संबंधित जो परीक्षा के फोकस बिंदु हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब देखिए, ये विधेयक जो है
भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल भुगतान पर एमडीआर के लिए कानूनी ढांचे को सक्षम करना। एमडीआर क्या है? एमडीआर डिजिटल लेन देन को समर्पित करने के लिए व्यापारियों के द्वारा भुगतान किया गया शुल्क। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी को यूपीआई बोलते हैं और ये यूपीआई के द्वारा विकसित किया गया है। और यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका जो रेगुलेटरी है कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। और मूल कानून क्या है? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत यूपीआई और भीम इन सब का मजबूती मिली है, कानूनी मजबूती मिली है। और भीम कब लॉन्च हुआ? 30 दिसंबर 2016 को। रुपए कब लॉन्च हुआ? 2012 को। अब चलते हैं अगला। आईसीएआर ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया। आईसीएआर ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया। MA104 अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन फॉर द पिग, ये सुअर के लिए डेवलप किया गया है। किसके लिए? सुअर के लिए, ठीक है। और इस पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बस आप लगे रहिए, बने रहिए, ध्यान से कंसंट्रेट होके हम इस पे फिर आगे डिस्कस करते हैं, है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है, जो पशु चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और पशुधन रोग नियंत्रण में एक बड़ी सफलता है। MA104 सेल आधारित लाइव एंटीनुएटेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन नाम से इस टीके को आईसीआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, भोपाल के द्वारा विकसित किया गया है। यह घरेलू सुअरों को अत्यधिक संक्रामक AMF वायरस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसने विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सुअर पालन के गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। उनके लिए यह बेनिफिशियरी है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है। इसके जो फैक्ट्स हैं, अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है उससे संबंधित जो फैक्ट है, इसका जो प्रेरक एजेंट है कौन है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का जो वायरस है इसको AFSFV बोलते हैं, ठीक है। इससे प्रभावित कौन होता है? घरेलू सुअर प्रभावित होता है और जंगली सुअर प्रभावित होते हैं। इसकी मृत्यु दर, इससे क्या होता है? मृत्यु दर लगभग 100% तक पहुंच सकती है। मृत्यु दर 100% तक पहुंचने का क्या मतलब है कि जो भी सुअर, चाहे जंगली हो चाहे घरेलू हो, अगर वो इसकी इन्फेक्शन की जद में आता है तो मान के चलिए कि उसकी लाइफ खत्म हो गई, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच जाए, लेकिन उसके लिए ये जो वैक्सीन डेवलप हुआ है इसमें बहुत सहयोग करेगा। ये फैलता कैसे है? सीधा संपर्क से, दूषित चारा से, और जो इन्फेक्टेड सुअर है उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो मांस का उत्पाद है, ठीक है। और चीजें क्या है इससे संबंधित? अब बात करेंगे आईसीएआर निषाद के बारे में। और ये देखिए मानव स्वास्थ्य पे इसका क्या असर है? देखिए, ये मानव स्वास्थ्य में मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है। और किसको करता है? मतलब कि खाद्य सुरक्षा इसमें जोखिम नहीं है। इट मीन्स अगर वो सुअर इन्फेक्टेड है, बाय द वे उसको मनुष्य ने खा लिया, तो क्या उसमें ये वायरस फैलता है? तो नहीं फैलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करेंगे आईसीएआर के बारे में। देखिए, आईसीएआर आपके बहुत कॉमन संस्था है, कृषि से संबंधित है, भारतीय संस्था है। इस पे डिस्कस करेंगे। आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई
1929 को। कब स्थापना हुई? 16 जुलाई 1929 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर कौन है? मांगीलाल जाट। आज की डेट में आईसीआर के जो डायरेक्टर हैं वो मांगीलाल जाट हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष हैं। आईसीआर निषाद के बारे में चर्चा करेंगे। आईसीएआर नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज निषाद, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, आप जानते होंगे। इसका कार्य क्या है? तो देखिए, जो उच्च जोखिम वाले पशु हैं, उनके पशु रोग हैं, उन पे ये रिसर्च करता है। ठीक है, क्या करता है? रिसर्च करता है और उसके लिए वैक्सीन डेवलप करता है और उसके लिए नैदानिक विकास करता है। ठीक है, और रोगों की निगरानी करता है, जो पशुधन है उनके रोगों की निगरानी करता है। और अगला काम क्या है? पशुधन जैव सुरक्षा को मजबूत करने का काम करता है। कौन करता है? निषाद। निषाद का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो भोपाल में है। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब इस पूरे समाचार से संबंधित जो परीक्षा के फोकस बिंदु हैं उस पे हम चलेंगे। देखिए, रोग कौन सा है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर। अफ्रीकी स्वाइन फीवर होता किसको है? पालतू सुअर को और जंगली सुअर को। किससे होता है? तो आपको बताया गया है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है ये आईसीआर NIHMSD भोपाल के द्वारा इसका वैक्सीन डेवलप किया गया। वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन MA104 सेल आधारित लाइव चेन ASF वैक्सीन डेवलप की गई है। इसके जो लक्षित जानवर हैं कौन कौन से हैं? घरेलू और जंगली सुअर। ठीक है, इसका जो इन्फेक्टेड जानवर है उसकी मृत्यु दर क्या होती है? तो वो 100% तक होती है। ठीक है, मानव का संक्रमण होता है तो नहीं होता है। आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगले समाचार पे चलते हैं। आईसीएआर की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को हुई। कहां पे हुई? 16 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय कहां है? आपको बता दिया गया कि नई दिल्ली में है। दिग्गज अभिनेता प्रदीप सिंह रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। ये देख सकते हैं, प्रदीप रावत पासेस अवे एट द 74। आप इस पे फोकस होइए, फोटो देख लीजिए। प्रदीप रावत एक जाने माने फिल्म अभिनेता हैं और इन्होंने काम किया है किसमें? गजनी में, लगान में, BR चोपड़ा की महाभारत में। अपने दमदार अभिनय से जाने वाले भारतीय दिग्गज अभिनेता प्रदीप सिंह रावत का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी सिनेमा भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। इनके कैरियर के बारे में देखेंगे तो प्रदीप रावत अपने अभिनय की शुरुआत BR चोपड़ा के टेलीविजन धारावाहिक महाभारत से करी थी, है ना। टेलीविजन धारावाहिक महाभारत से की थी, जहां पे उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। बाद में उन्होंने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रव्यापी पहचान प्राप्त की। उसके बाद गजनी 2008 में पिक्चर आई आमिर खान की, और उसी में ये इन्होंने विरोधी गजनी धर्मात्मा की भूमिका निभाई। ठीक है, और इन्होंने 2001 में जो लगान आई, लगान में देवा सिंह की भूमिका में रहे। कौन? प्रदीप सिंह रावत जी। ठीक है, इन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया है? तो इन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इनको पुरस्कार भी मिला है, आइए एक बार देख लेते हैं पुरस्कार। 2004 में साई के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार इनको मिला, और साई जो है वो तेलुगु फिल्म है। तेलुगु फिल्म में 2004 में इन्हें विजेता घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के लिए। 2004 में ही इन्होंने संतोषम सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार संतोषम फिल्म के लिए इन्होंने प्राप्त किया, और 2004 में ही पाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए नंदी पुरस्कार भी इनको मिला है।
अब परीक्षा के हिसाब से इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं वो हम देखेंगे। परीक्षा के हिसाब से ये मतलब चर्चित पर्सन है, पर्सन का क्या नाम है? प्रदीप सिंह रावत। किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने गजनी में काम किया, लगान में काम किया और महाभारत में काम किया। ठीक है, इन्होंने आइकॉनिक टीवी भूमिका में काम किया है और वो भूमिका क्या थी? अश्वत्थामा का। कहाँ पे? महाभारत में। महाभारत किसके द्वारा निर्देशित था? तो बी.आर. चोपड़ा के द्वारा। इनको सर्वोच्च भारतीय फिल्म सिनेमा पुरस्कार भी मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है 1954 में स्थापित। और IFFI का जो स्थान है वो कहाँ पे है? गोवा में है। इंडियन फिल्म फेडरेशन कहाँ पे है? तो गोवा में है। चलिए नेक्स्ट समाचार पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में ड्रोन रोधी अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड का समापन किया। एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड कहां पे? राजस्थान में। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन रोधी अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड का समर्थन किया। कहां पे किया? तो राजस्थान में किया। कौन सा अभ्यास था? रोटर क्लैप थर्ड। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक सप्ताह तक चलने वाले काउंटर ड्रोन अभ्यास रोटर क्लैप थर्ड का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभ्यास शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और बेअसर करने के लिए IAF की क्षमता को बढ़ावित देने के लिए आयोजित किया गया था। IAF मींस इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, घबरा मत जाइएगा छोटी छोटी बातों से। इसने उभरते ड्रोन और झुंड ड्रोन खतरों के खिलाफ भारत की तैयारियों को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया, जो आधुनिक युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। ठीक है, काउंटर ड्रोन तकनीकी क्या है? काउंटर ड्रोन तकनीकी काउंटर ड्रोन सिस्टम को अनधिकृत या शत्रुतापूर्ण ड्रोन को पता लगाने और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके प्रमुख घटक क्या है? क्या क्या चीजें इसमें होती है? तो देखिए, रडार आधारित पहचान प्रणाली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर और BPS स्पूफिंग और जैमिंग का इस्तेमाल करता है। ठीक है, GPS स्पूफिंग का मतलब क्या है कि GPS का अगर जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। जैसे जैमर जो है फोन को जाम कर देता है, तो जैमर इनके लिए भी इस्तेमाल होता है। और वो जैमर जो हमारा शत्रु ड्रोन है उसको जहां से सिग्नल मिल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो सिग्नल उसको नहीं मिलता। जब सिग्नल उसको नहीं मिलता तो जियो पोजिशनिंग सिस्टम जब उसकी डिस्टर्ब हो गई तो जहां पे वो टारगेट किया है वहां पे वो नहीं पहुंच पा जाता है और उसके इस प्रभाव को बेअसर करने में सहूलियत मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये निर्देशित ऊर्जा हथियार है। निर्देशित ऊर्जा हथियार है, इसका मतलब है कि इसको हम जो गाइड करते हैं उसी के हिसाब से ये काम करेगा। तो ये निर्देशित ऊर्जा हथियार जिसमें लेजर सिस्टम भी शामिल है और ये हार्ड किल सिस्टम जैसे मिसाइल और एंटी ड्रोन गन में महत्वपूर्ण है। काउंटर ड्रोन क्षमता का महत्व क्या है? काउंटर ड्रोन क्षमता का महत्व पे चर्चा करेंगे। तो ये निगरानी करने के लिए, टोह करने के लिए, ठीक है, और हमलों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग को काउंटर ड्रोन सिस्टम से उसको काउंटर अटैक करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बना दिया गया है। इसके उपयोग क्या है? तो ये सीमा सुरक्षा में उपयोग होगा, एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में इसका इस्तेमाल होगा, आतंकवाद विरोधी अभियान में इसका इस्तेमाल होगा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा की सुरक्षा में इसका इस्तेमाल होगा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन अभियान में इसका इस्तेमाल होगा। भारतीय वायुसेना के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। और इंडियन एयरफोर्स का जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली पे। और इसका जो स्लोगन है, आदर्श वाक्य टैग क्या है? नाभा स्पर्शः दीप्तम, महिमा के साथ आकाश को छुए, टैगलाइन। और इसके चीफ कौन है? तो इसके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल होते हैं।
ठीक है। इनके प्रमुख आदेश, पश्चिमी वायु कमान का जो प्रमुख कार्यालय है वो कहाँ पे है? पश्चिमी वायु कमान के लिए नई दिल्ली में है और पूर्वी वायु कमान के लिए शिलांग में है। दक्षिणी वायु कमान का जो हेड ऑफिस है वो तिरुवनंतपुरम में है और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का जो ऑफिस है वो गांधीनगर में है। सेंट्रल एयर कमांड जो है प्रयागराज में है और मेंटेनेंस कमांड जो है वो नागपुर में है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और देखेंगे कि इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अब डिस्कस कर लेते हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज क्या है? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ना, जहां पे इसका टेस्ट हुआ। भारत के प्रमुख सैन्य परीक्षण और फायरिंग रेंज में से एक है। वायु शक्ति जैसे प्रमुख सैन्य अभ्यासों की मेजबानी करता है। जहां पर भी वायुसेना का टेस्ट होता है, अभ्यास होता है, इसमें ये मुख्य सेंटर है ना। भारत के पोखरण 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के लिए भी जाना जाता है। क्या? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है। इसमें और अतिरिक्त चीजें क्या है? तो वायु शक्ति अभ्यास के लिए जाना जाता है। भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख मारक क्षमता प्रदर्शन का अभ्यास है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। यह भारतीय वायुसेना की हवाई लड़ाई, सटीक हमले और एकीकृत युद्ध क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब इसमें से परीक्षा के लिहाज से क्या क्या चीजें हैं? तो जो भी अभी अभ्यास हुआ, रोटर क्लैप थर्ड, ये पूछा जा सकता है। कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। ठीक है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? वो जैसलमेर में है। जैसलमेर कहाँ है? वो राजस्थान में आता है। इसका उद्देश्य क्या है? काउंटर ड्रोन क्षमता को बढ़ाना, मतलब कि जो अटैक हो रहा है उसका काउंटर अटैक करने के लिए। काउंटर अटैक मतलब होता है कि प्रत्युत्तर में जैसे उसने किया उसके प्रत्युत्तर में एकदम रेडी टू ऑपरेशन, मतलब वो करना चाह रहा है, हम करने नहीं देंगे। ये काउंटर होता है। ठीक है। जो संबंधित अभ्यास है ये किससे संबंधित है? इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है। भारतीय वायुसेना का आधार वाक्य क्या है? नभा स्पर्श दीप्तम, गरिमा के साथ आकाश को छुएं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई। कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई। ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और जब आप कमेंट करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आप कमिटेड हैं। जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर 360 डिग्री जो है उनको हम देखते हैं। वो पॉइंट, जैसे अगर कोई समाचार किसी राज्य से है तो उस राज्य से पूरी डिटेल, कोई व्यक्ति से है तो उस व्यक्ति के चारों तरफ की सारी डिटेल, उसके आगे पीछे की डिटेल, सारी चीजें हम साथ में एक साथ इंक्लूड करके लाते हैं। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।